हाय दोस्तों, आप ठीक होंगे और उम्मीद करते हैं आप जिंदगी का आनंद ले रहे होंगे। दोस्तों, रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हिल्सन एक ताकतवर विचमैन होता है जिसका काम ही है पैसों के लिए इन खतरनाक मॉन्स्टर को मारना। क्योंकि मॉन्स्टर इंसानों को मारता था इसीलिए हिल्सन इसे मार देता था। एक दिन हिल्सन तैयार होकर सिंट्रा के महल में आता है क्योंकि आज महारानी क्लॉथ की बेटी पवेट से शादी के लिए कई सारे राजकुमार आए हैं। तभी रानी का खास जादूगर मोजेक हिल्सन को पहचान लेता है और कहता है कि यहाँ तो रिविया का हिल्सन भी आया है, एक महान विचमैन। जिस पर हिल्सन भी इससे मिलकर काफी खुश होता है। मोजेक इससे कहता है कि अब तुम यहाँ से जल्दी नहीं जा सकते मेरे दोस्त, क्योंकि रात भर कई सारे राजकुमार हमारी प्रिंसेस पवेट का हाथ मांगने के लिए होड़ लगाए रहेंगे। तभी यहाँ पर सिंट्रा की महारानी क्लॉथ भी आ जाती है और कहती है कि सभी राजकुमार मेरी बेटी का हाथ मांगने के लिए तैयार हो जाएं। और फिर यह अपनी बेटी पवेट से कहती है कि घबराओ नहीं, ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा। पवेट इस शादी के लिए तैयार नहीं है। तभी महारानी हिल्सन को देखकर कहती है कि आज हमारे यहाँ एक खास मेहमान भी आया है, रिविया की हिल्सन। शायद ये हमें बता सके कि कौन सा शासक सच्चा है। इसके बाद महारानी जश्न में शामिल हो जाती है और अपने पास हिल्सन को भी बिठा लेती है। फिर जल्दी ही राजकुमारी का हाथ मांगने के लिए सबसे पहले नील्फगार्ड के राजकुमार आते हैं, पर रानी उसकी भरे दरबार में बेइज्जती कर देती है और कहती है कि हमारा सिंट्रा उत्तर का गहना है और तुम्हारा नील्फगार्ड दक्षिण का पखाना। ये सुनकर नील्फगार्ड का राजकुमार क्रोधित हो जाता है और वहां से चला जाता है। लेकिन ये बेइज्जती महारानी को आगे बहुत भारी पड़ने वाली है। इसके बाद और भी कई सारे रिश्ते आते हैं, पर यह सब बोरिंग थे। तभी आखिर में एक सिपाही राजकुमारी का हाथ मांगने के लिए आता है जिसका नाम ड्यून है। पर तभी मोजेक इसका हेलमेट हटा देता है और इसे देखते ही रानी गुस्से में कहती है कि इसे मार दो। हिल्सन कहता है रुको, यह कोई राक्षस नहीं है, ये बस शापित है। तभी ड्यून कहता है कि आश्चर्य के कानून के मुताबिक मैं वही लेने आया हूँ जो मेरा है, यानी तुम्हारी बेटी पवेट। तभी रानी के हुक्म पर सभी सिपाही इसे मारने के लिए इस पर टूट पड़ते हैं। ड्यून अकेले ही इनका सामना करने की कोशिश करता है पर नहीं कर पाता। तभी हिल्सन इसे बचा लेता है। रानी क्लॉथ कहती है कि दोनों को मार दो, पर हिल्सन एक ताकतवर विचमैन है जिसे मारना कोई बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि हिल्सन इन सब की हालत खराब कर देता है। मोजेक कहता है कि आश्चर्य के कानून का पालन होना चाहिए, इसीलिए बाकी लोग भी हिल्सन के साथ सिपाही के खिलाफ इस लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। और इस मारामारी के बीच में ही महारानी क्लॉथ इन सबको रोक देती है। तभी राजकुमारी पवेट आकर ड्यून के गले लग जाती है, क्योंकि ये दोनों पहले से ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। और फिर ड्यून रानी से कहता है कि मैं आपको आपके राज्य का एक कानून याद दिलाना चाहता हूँ जिसे आश्चर्य का कानून कहा जाता है। सालों पहले मैंने आपके पति की जान बचाई थी, जिसके बदले में उन्होंने इनाम के रूप में मुझे आश्चर्य का कानून दिया था, जिसके मुताबिक वापस घर पहुंचते ही उनकी सबसे पहली चीज मेरी हो जाएगी। और इसीलिए जब आपके पति घर वापस आए तो तभी आपकी बेटी पैदा हुई थी, जो उनकी सबसे पहली चीज थी। और कानून के मुताबिक आपकी बेटी पवेट पर मेरा हक हुआ, इसे बदला नहीं जा सकता। पर रानी इसे मानने से मना कर देती है। तभी ईस्ट और मोजेक समझाने की कोशिश करते हैं कि आश्चर्य का कानून हमारी नियति यानी किस्मत से जुड़ा होता है, जिसे बदला नहीं जा सकता। आप कितनी ही कोशिश कर ले, नियति इन दोनों को मिला ही देगी, और अगर आपने इसे रोकने की कोशिश की तो नियति के अनुसार आप और आपका राज्य तबाह हो जाएगा। पर रानी नहीं मानती, लेकिन पवेट कहती है कि मैं ड्यून से प्यार करती हूँ। जिस पर रानी जैसे ही ड्यून को मारने की कोशिश करती है तो तभी पवेट की शक्तियाँ जाग जाती हैं, जिससे चारों तरफ तबाही मचने लगती है, क्योंकि पवेट एक बहुत ही शक्तिशाली पैदाइशी जादूगरनी है। और इन्हीं शक्तियों की वजह से यह अपने होश में नहीं है, पर हिल्सन अंदर जाकर जल्दी ही इसके जादू को तोड़ देता है, जिससे ये होश में आ जाती है। और यह सब देखने के बाद आखिरकार रानी क्लॉथ भी नियति को मानने लगी, इसीलिए वह इन दोनों की शादी के लिए राजी हो जाती है। और लगे हाथों ईस्ट भी रानी क्लॉथ के साथ अपनी शादी का ऐलान कर देता है, क्योंकि रानी क्लॉथ का पति जंग में मारा गया था। जिसके बाद जल्दी ही दोनों की शादी भी हो जाती है। और तभी अचानक से ड्यून का श्राप भी टूट जाता है और वह नॉर्मल हो जाता है। तभी हिल्सन यहाँ से जाने लगता है, लेकिन ड्यून कहता है कि आपने मेरी जान बचाई, इसलिए मुझे आपका कर्ज चुकाना है। पर हिल्सन कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ड्यून कहता है कि मैं अपनी जिंदगी कर्ज में दबकर शुरू नहीं कर सकता। जिस पर हिल्सन कहता है कि ठीक है, तो मुझे भी तुम वही दो आश्चर्य का कानून, मतलब अब तुम्हारी सबसे पहली चीज मेरी होगी।
तभी पवेट को उल्टी हो जाती है क्योंकि यह प्रेग्नेंट है। इसका मतलब अब ड्यून के बच्चे पर हिल्सन का हक है क्योंकि यही उसकी सबसे पहली चीज है। तभी रानी कहती है कि यह तूने क्या किया हिल्सन। हिल्सन कहता है कि मैं नियति को ज्यादा नहीं मानता, मुझे वह बच्चा नहीं चाहिए, इसलिए वह यहाँ से जाने लगता है। पर मुझे किससे कहता है कि तुम अब यहाँ से नहीं जा सकते। उस बच्चे की नियति तुमसे जुड़ चुकी है और अगर तुमने उसे छोड़ा तो नियति के अनुसार हम सब तबाह हो जाएंगे। हिल्सन कहता है कि यह सब बकवास बातें हैं, मैं एक जगह नहीं रुक सकता और न ही बच्चे को संभाल सकता हूँ, इसीलिए हिल्सन यहाँ से चला जाता है। दूसरी गांव में जेनिफर नाम की लड़की रहती है जो कुबरी है और इसका बाप इससे बहुत नफरत करता है और परेशान करता है। फिर एक दिन एक जादूगरनी टियासा यहाँ पर आ जाती है और वह जेनिफर के बाप से उसे खरीद लेती है और इसका बाप इसे एक सुअर से भी कम कीमत में बेच देता है। जादूगरनी टियासा जानती है कि इस लड़की के अंदर बहुत ज्यादा जादुई शक्तियां हैं, इसीलिए वह इसे अपने साथ ले आती है। हिल्सन जो महारानी के राज्य से काफी दूर एक शराब खाने में आता है, पर लोग हिल्सन को ज्यादा पसंद नहीं करते, इसीलिए वह इसे यहाँ से निकलने को कहते हैं और इससे लड़ने को भी उतारू हो जाते हैं। पर तभी भीड़ से रेनफ्री नाम की लड़की इन सबको रोक देती है और हिल्सन से कहती है कि इस सब के लिए मैं माफी चाहती हूँ। और फिर यह इसके बाद विचर के लिए बियर ऑर्डर करती है और इससे पूछती है कि तो तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ, क्या किसी दानव के पीछे आए हो? वैसे तुम और मैं एक जैसे ही हैं, मुझे भी हर जगह दानव ही नजर आते हैं। हिल्सन बिना कुछ जवाब दिए बियर पी के वहां से निकल जाता है। जादूगरनी टियासा इन सभी लड़कियों को जादू सिखाने के लिए एक पत्थर और फूल देती है और बताती है कि तुम सब में जादुई शक्तियां हैं, इसीलिए मेरे बताए गए मंत्र को पढ़कर बिना छुए अपने अपने पत्थरों को उठाने की कोशिश करो। तभी फ्रिजल सबसे पहले उस पत्थर को उठा लेती है, पर इसका असर इसके हाथ पर हो जाता है, जिस पर टियासा बताती है कि हमारा जादू अराजकता से आता है, इसलिए तुम्हें संतुलन कायम करना होगा, वरना अराजकता तुम पर हावी हो जाएगी। इसीलिए हम जादूगरनियां ज्यादा देर तक जादू का इस्तेमाल नहीं कर पाती, पर अगर तुम इस फूल और अराजकता के बीच में एक संतुलन बना लो तो इस जादू को आसानी से कर पाओगे, वरना इसकी कीमत तुम्हारा शरीर चुकाएगी। और फिर इसके बाद बाकी सब जादू से अपने अपने पत्थर उठा लेती हैं, लेकिन जेनिफर नहीं उठा पाती। टियासा सबरीना से कहती है कि जेनिफर को सिखाओ कि यह जादू कैसे किया जाता। जेनिफर की अराजकता उस पर हावी हो जाती है और वह अपनी बिजली सबरीना पर छोड़ देती है, जिस पर टियासा को बहुत गुस्सा आता है और वह इससे कहती है कि अपनी अराजकता को काबू करना सीखो, क्योंकि इन सब ने इस जादू को कर पाए हैं। इधर ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। हिल्सन पैसे लेकर दानवों को मारने का अपना काम करता रहता है और ऐसे ही लोगों को बचाते हुए वह अपनी जिंदगी जी रहा है, जिसमें इसका दोस्त गेवाई भी इसके साथ है। कई साल बीत जाने के बाद सिट्रा की राजकुमारी सिरी, जो अक्सर महल के बाहर खेलने के लिए चली जाती है, ये राजकुमारी पवेट और डनी की बेटी है, मतलब यही वह आश्चर्य की बच्ची है जिसे हिल्सन छोड़कर चला गया था। पर आश्चर्य के कानून के मुताबिक अब हिल्सन और इसकी किस्मत जुड़ चुकी है। इसकी नानी क्लॉथ इसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहती है, क्योंकि सालों पहले इनकी बेटी पवेट और डनी एक जहाजी सफर में मारे जा चुके हैं। समय गुजरता है, राजकुमारी सीरी बड़ी हो रही थी। इधर जेनिफर जादूगरी की हर कला को संहिता के साथ सीख रही थी। तभी टियासा डिसाइड करती है फ्रेंच को हम निल्फगार्ड भेजेंगे, क्योंकि सभी राज्यों के राजा अपने पास एक खास जादूगरनी को जरूर रखते हैं, इसीलिए हम उनके लिए नई जादूगरनियां बनाते रहते हैं और हमने तय किया है कि एड्रन के राजा के लिए जेनिफर ठीक रहेगी। तभी स्टेगबर कहता है कि उस कुबरी जेनिफर को निल्फगार्ड भेजना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर 1/4 नील्फ का खून है, जिस पर बाकी सदस्य भी हामी भर देते हैं। टियासा एक खास जादूगर को बुलाती है और कहती है जेनिफर को खूबसूरत रूप देकर तैयार करो। जेनिफर जब खास जादूगर के पास आती है तब जादूगर इससे कहता है कि मैंने अपनी जादू और कला की मदद से बहुत सी लड़कियों को खूबसूरत बनाकर राजाओं की खिदमत में पेश किया है। यह एक तरह से जादूगरों का प्लास्टिक सर्जन है। क्या तुम तैयार हो? जेनिफर बोलती है, मुझे एक खूबसूरत महान जादूगरनी बनना है, जिसके लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। जिस पर जादूगर कहता है कि इसके बाद तुम कभी मां नहीं बन पाओगी। जेनिफर कहती है कि मुझे मंजूर है। जादूगर जेनिफर के ऊपर अपना जादू शुरू कर देता है, जिसमें इसे बहुत दर्द होता है, क्योंकि इसकी खाल और मांस को खींचकर इससे नया रूप दिया जाएगा। इसीलिए जेनिफर का शरीर अंदर से लावा की तरह जलने लगता है, पर जेनिफर अपने रूप को बदलने के लिए हर दर्द को बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि इसी वजह से इसके बाप ने इसे एक सुअर से भी कम कीमत में बेचा था। इसीलिए हर दर्द को बर्दाश्त करके अपने पुराने रूप को त्याग कर नए रूप में आ जाती है। कुछ दिन बाद जादूगरनी टियासा सभी राजा को अपने महल में आमंत्रित करती है।
जश्न में सभी राजा जादूगरनियां के साथ डांस कर रहे हैं क्योंकि हर राजा को अपने लिए एक जादूगरनी चाहिए होती है, इसलिए यहाँ आए हैं। जश्न के बीच में ही जेनिफर अपने नए रूप में सबके सामने आ जाती है, जो अब बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बन चुकी है। जेनिफर एड्रिन के राजा के पास आती है। तब राजा फ्रेंच जादूगरनी को छोड़कर जेनिफर का हाथ पकड़ लेता है और कहता है अपने लिए ऐसी ही जादूगरनी को ढूंढ रहे थे, इसीलिए अब फ्रेंच को निल्फगार्ड जाना पड़ेगा क्योंकि एड्रिन का राजा तो जेनिफर का दीवाना हो चुका है और यह इसे ही अपने साथ लेकर जाएगा। कुछ दिन बाद हिल्सन देखता है कि निल्फगार्ड की एक बहुत बड़ी सेना पहाड़ी दरों को पार करते हुए सिंट्रा की तरफ बढ़ रही है। जबकि इधर सिंट्रा की महारानी क्लॉथ को पता चलता है तो अपने पति से कहती है हम पर हमला करने के लिए नहीं आ रहे, जिस पर इनका पति ईस्ट कहता है कि वह पहाड़ी दरों को पार कर चुके हैं। महारानी यह बात अपनी नाती राजकुमारी सिरी से छिपाने की कोशिश करते हैं। ईस्ट कहता है कि सिरी को अब सच्चाई बता देनी चाहिए, पर रानी कहती है कि कम से कम आज की रात तो इसे सुकून से गुजारने दो। और फिर अगली सुबह हिल्सन भी मोजेक के पास आ जाता है और इसे कहता है कि सिरी की जान खतरे में है, जिस पर मोजेक इससे कहता है कि क्या तुमने अपना सिर अब तक रेत में गाड़ रखा था, जिस पर हिल्सन कहता है कि पहलियां मत बुझाओ, मुझे वो बच्ची चाहिए। महारानी क्लॉथ निल्फगार्ड से होने वाली जंग की तैयारी कर रही है, तभी हिल्सन इनके सामने आ जाता है। रानी कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था हिल्सन कहता है कि मैं बच्ची की रक्षा के लिए यहाँ आया हूँ, जिस पर रानी कहती है कि उसे मैंने बिन माँ के पाला है, तो मैं अपनी इकलौती वारिस को ऐसे शख्स को क्यों दूं जो उससे एक बार भी मिलने नहीं आया। जिस पर मोजेक कहता है कि सिरी की नियति हिल्सन के साथ जुड़ी हुई है और जिन राजाओं ने आश्चर्य के कानून को तोड़ा है उनका अंत बहुत बुरा हुआ है। जिस पर रानी कहती है कि मैं इसे नहीं मानती। हिल्सन कहता है कि अगर आपको जरा भी लगता है कि वह बच्ची यहाँ सुरक्षित नहीं है तो उसे मुझे दे दो, मैं उसे ले जाऊंगा और उसकी हिफाजत करूंगा और सही वक्त आने पर उसे वापस भी ले आऊंगा। रानी कहती है चले जाओ हिल्सन, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी। हिल्सन कहता है कि आश्चर्य के कानून को पैसों से नहीं बदला जा सकता। रानी कहती है कि इसी आश्चर्य के कानून का पालन करके मैंने उस चूहे का रिश्ता कबूल किया था, बदले में क्या हुआ, मेरी बेटी पवेट मारी गई, वह भी उसके साथ। तो अब सिरी मेरे राज्य की आखिरी वारिस है और अगर मैंने उसे तुम्हें दे भी दिया तो क्या तुम्हारी नियति हमें जंग जिताएगी? नहीं, हमारी सेना हमें जंग जिताएगी। इसीलिए अब तुम और तुम्हारी नियति भाड़ में जा सकते हो। तभी ईस्ट और उसके सिपाही यहाँ पर आ जाता है और हिल्सन को अपने साथ बाहर ले जाता है और तभी ये लोग धोखे से हिल्सन को ही कैद कर लेते हैं। अगले दिन महारानी क्लॉथ अपनी सेना लेकर जंग के मैदान में आ जाती है क्योंकि निल्फगार्ड जंग के लिए इनके मुहाने पर खड़ा है। और फिर जल्दी ही निल्फगार्ड की सेना हमले के लिए इन पर टूट पड़ती है, जिसके जवाब में सिंट्रा की सेना भी हमला करती है और दोनों सेनाओं के आपस में भिड़े खूनी जंग शुरू हो जाती है और निल्फगार्ड के सैनिक बेरहमी के साथ इन्हें मारने लगते हैं। जबकि मोजेक महल में सिरी की हिफाजत कर रहा है, लेकिन सिरी को अपनी नानी की फिक्र हो रही है, जिस पर मोजेक कहता है कि उनकी फिक्र मत करो, आपका सुरक्षित रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। रानी क्लॉथ और उनके सैनिक बेरहम निल्फगार्ड के सिपाहियों से अपने शहर और अपनों को बचाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहते हैं, पर ये लोग निल्फगार्ड से हार रहे हैं क्योंकि निल्फगार्ड की सेना बड़ी होने के साथ साथ बेरहम भी है। लेकिन रानी और उसके साथी फिर भी इनसे लड़ते रहते हैं ताकि सिरी को बचा सके। पर तभी एक तीर ईस्ट के सिर में आकर लगता है, जिससे वह वहीं मारा जाता है और अपने पति की मौत से रानी पूरी तरह से टूट जाती है और वापस महल के अंदर चली आती है। सिरी अपनी नानी को देख उनके पास आ जाती है, जो बहुत ज्यादा जख्मी है। रानी इसे बताती है कि तुम्हारे नाना ईस्ट मर चुके हैं और हम जंग हार गए हैं। अब निल्फगार्ड की सेना शहर में घुस चुकी है और जल्दी ही वह महल में भी घुस जाएंगे, पर तुम डरना मत मेरी बच्ची, एक दिन तुम इस राज्य पर राज करोगी, तुम बहुत खास हो। मोजेक देखता है कि निल्फगार्ड की सेना महल के दरवाजे तक आ चुकी है, इसीलिए वह अपने जादू से दरवाजे को सील कर देता है और सिरी से कहता है कि मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। निल्फगार्ड की सेना रात तक सील को तोड़ने की कोशिश करती रहती है और आखिरकार ये उस सील को तोड़ ही देते हैं। निल्फगार्ड की सेना सिपाहियों के बाद अब शहर के मासूम लोगों को भी बेरहमी के साथ मार रही है। ये जालिम किसी पर भी कोई रहम नहीं करते। मौका मिलते ही हिल्सन भी तहखाने से बाहर निकल आता है। मोजेक महारानी से कहता है कि उन्होंने महल का दरवाजा तोड़ दिया है, मैं उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाया, हमें हिल्सन को उसका हक दे देना चाहिए, शायद नियति अब भी हमारा साथ दे। जिस पर रानी कहती है कि वक्त आ गया, मोजेक हिल्सन को यहाँ ले आओ। नीचे आकर मोजेक देखता है कि हिल्सन कैद में नहीं है, तभी मोजेक आकर रानी को बताता है कि हिल्सन कैद से भाग निकला है।
जिस पर रानी सिरी से कहती है कि अच्छे शासक को हमेशा रहम ही चुनना चाहिए, भविष्य में इसे याद रखना, पर अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तभी सिरी चीख जाती है, मतलब इसमें भी इसकी माँ पवेट जैसी ही शक्तियाँ हैं। इसीलिए रानी सिरी से कहती है कि जाओ, अब दुनिया तुम पर निर्भर है और अब तुम्हें रिविया के हिल्सन को ढूंढना होगा, वही तुम्हारी नियति है। इधर ये लोग सिरी को यहाँ से ले जाते हैं और सिरी को खुफिया रास्ते से महल से बाहर ले जा रहे होते हैं, जबकि बाहर हिल्सन भी सिरी को ढूंढ रहा है और साथ में नीलाफगार्ड के कुछ सैनिकों को जहनुम पहुंचा देता है। नीलफगार्ड के जालिम अब आम जनता को चुन चुन कर मार रहे हैं, इसीलिए महल के अंदर रानी के सिपाही बचे हुए लोगों को जहर की शीशियां दे रहे हैं, ताकि यह सब नीलाफगार्ड के सिपाही के हाथों तड़पने से अच्छा है आसानी से मर जाएं। महल के अंदर बचे हुए लोग अपने आप को तड़पाए जाने से बचाने के लिए मौत को गले लगा लेते हैं। रानी क्लॉथ अपनी खिड़की से नीलाफगार्ड की सिपाही की दरिंदगी को देख रही होती है, क्योंकि इन लोगों ने इस खुशहाल राज्य को जलाकर राख कर दिया है। महारानी भी अपने आप को इसी राज्य के साथ खत्म कर लेती है। हिल्सन फौरन सिरी को ढूंढने महल के अंदर चला जाता है। महल में हिल्सन लाशों से गुजरते हुए एक सिपाही से सिरी के बारे में पूछता है, तो वह बताता है कि यहाँ कोई नहीं बचा, सब मारे गए। मोजेक सिरी को अपने साथ महल के बाहर ले आता है, पर तभी निल्फगार्ड वाले इन्हें देख लेते हैं। इसलिए मोजेक अपने सिपाही से कहता है कि तुम दोनों यहाँ से निकलो, मैं इन्हें रोकता हूँ। तभी नीलाफगार्ड के सिपाही मोजेक और उसके सिपाही को मार देता है और राजकुमारी सिरी को पकड़कर ले जाने लगता है। पर अपने राज्य की तबाही देखकर सिरी जोर से चिल्लाती है, जिससे इसका घोड़ा गिर जाता है। सिपाही इसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर सिरी अपनी चीख से इसे बेहरा कर देती है और इसका फायदा उठाकर सिरी यहाँ से जंगल की तरफ भाग जाती है। क्या हिल्सन सिरी को ढूंढ पाएगा या फिर निल्फगार्ड वाले उससे पहले ही सिरी को पकड़ लेंगे और निल्फगार्ड से इस तबाही और जुल्म का हिसाब कौन लेगा? दोस्तों, अगला पार्ट देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें।